आपको एक खबर पता चली? भारत के पड़ोस में बसे दो देश झगड़ गए हैं और ये झगड़ा इतना बढ़ा कि एक देश ने 22 साल पहले दिया गिफ्ट वापस मांग लिया। एक देश के प्रधानमंत्री को माफी भी मांगनी पड़ी। भरी संसद में कहना पड़ा कि हमसे भारी गलती हो गई। ये कहानी थाईलैंड श्रीलंका के बीच चल रहे विवाद की है। दरअसल 2001 में थाईलैंड सरकार ने श्रीलंका को 3 हाथी गिफ्ट में दिए थे। उन्हें मंदिर के कामकाज के लिए ट्रेन करना था, लेकिन 2022 में सामने आया कि एक हाथी मुथु राजा को टॉर्चर किया जा रहा है। बीमार होने के बावजूद उससे भारी भरकम गट्ठर उठवाए जा रहे हैं। जब थाईलैंड को इस बात का पता चला, वो भड़क गया, बोला हमारा हाथी वापस करो। श्रीलंका ने बहुत गुहार लगाई, इलाज कराने का वादा किया, माफी भी मांगी, मगर थाईलैंड नहीं पिघला। आखिरकार श्रीलंका को मुथु राजा को वापस लौटाना पड़ा है। तो आज हम जानेंगे थाईलैंड और श्रीलंका एक हाथी पर क्यों भिड़ गए, एनिमल डिप्लोमेसी का इतिहास क्या रहा है और जानवर गिफ्ट करने को लेकर हंगामा क्यों मचता है। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी, जहां आज कहानी श्रीलंका थाईलैंड विवाद की। साल 2001 श्रीलंका की तत्कालीन राष्ट्रपति चंद्रिका कुमारतुंगा को 3 हाथी तोहफे में मिले। थाईलैंड से ये दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए किया गया था। थाईलैंड और श्रीलंका दोनों देशों में बौद्ध धर्म को मानने वाले बड़ी संख्या में मौजूद हैं। बौद्ध धर्म में हाथी को बेहद पवित्र माना जाता है। मान्यता है कि भगवान बुद्ध की मां माया देवी को सपने में एक सफेद हाथी दिखा था। उसके बाद ही उन्होंने गर्भ धारण किया। इसी वजह से थाईलैंड और श्रीलंका में हाथी को विशेष जानवर माना जाता है। थाईलैंड में तो उन्हें राष्ट्रीय पशु का दर्जा मिला है। थाईलैंड के इतिहास में हाथियों का बड़ा योगदान रहा है। प्राचीन काल में मंदिरों के निर्माण में हाथियों की मदद ली जाती थी। राजा महाराजा युद्ध लड़ने हाथी पर बैठकर जाया करते थे। कालांतर में दूसरे देशों के साथ रिश्ते बेहतर करने का साधन बन गया। एक उदाहरण आपको देते हैं 1861 का। अमेरिका में सिविल वॉर चल रहा था। उस दौर में सियाम, जिसे अब थाईलैंड के नाम से जाना जाता है, उसके राजा राम चतुर्थ को पता चला कि अमेरिका के पास एक भी हाथी नहीं है। तब उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति जेम्स बुकानन को चिट्ठी लिखी। उन्होंने हाथियों के कई जोड़े देने की पेशकश की थी। लिखा था कि हाथी सिविल वॉर में सरकार के काम आएंगे। जब तक चिट्ठी का जवाब देने का टाइम आया, अब्राहम लिंकन अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति बन चुके थे। उन्होंने बड़ी विनम्रता से थाईलैंड की पेशकश ठुकरा दी। उनका कहना था कि हाथी अमेरिका के क्लाइमेट में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। हालांकि इसके बाद भी थाईलैंड ने कई देशों को हाथी गिफ्ट में दिए। इसी क्रम में 2001 में शाही परिवार ने श्रीलंका को 3 हाथी दिए थे। इनमें से एक का नाम साकसुरीन था। श्रीलंका लाए जाने के बाद उसका नाम बदलकर मुथु राजा रख दिया गया। इन हाथियों को मंदिर में मूर्ति ढोने और दूसरे छोटे मोटे काम कराने के लिए ट्रेन किया जाना था। मुथु राजा को एक मंदिर की देखरेख में रखा गया, लेकिन उसे भारी भरकम लकड़ियों के गट्ठर ढोने के लिए मजबूर किया गया। इसी बीच में उसके एक पैर में चोट भी लगी, घाव बढ़ता गया, लेकिन महावत ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। नतीजतन मुथु राजा का पैर अकड़ गया, वो लंगड़ाकर चलने लगा, उसकी सेहत भी बिगड़ने लगी। फिर आया 2022 का साल। श्रीलंका में जानवरों के अधिकारों के लिए लड़ने वाले संगठन रैली फॉर एनिमल राइट्स एंड एनवायरनमेंट ने ये मुद्दा उठाया। उन्होंने श्रीलंका सरकार से मदद की गुहार लगाई। जब ये खबर बाहर आई तो थाईलैंड काफी नाराज हुआ। उन्होंने भी श्रीलंका पर दबाव बनाया। नवंबर 2022 में मुथु राजा को मंदिर से छुड़ा लिया गया। फिर उसे कुछ समय के लिए नेशनल जूलॉजिकल गार्डन में शिफ्ट किया गया। वहां पर मुथु राजा के जख्मों का इलाज किया गया। वो जख्म भर भी गए। फिर श्रीलंका सरकार ने अपील की कि मुथु राजा को वहीं रहने दिया जाए। अब आगे कोई गलती नहीं होगी। श्रीलंका के प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने ने थाईलैंड के राजा से माफी भी मांगी, लेकिन थाईलैंड मुथु राजा को वापस लाने पर अड़ा रहा। आखिरकार 2 जुलाई को विशेष विमान से मुथु राजा को थाईलैंड वापस भेज दिया गया। इसके लिए स्टील के स्पेशल पिंजड़े का प्रबंध किया गया था। पूरी ट्रिप में लगभग 6 करोड़ रुपए का खर्च आया है। थाईलैंड में बाकी इलाज के बाद मुथु राजा को जंगल में छोड़ने का प्लान है। इस घटना ने दोनों देशों के रिश्तों में खटास पैदा कर दी है। भले ही श्रीलंका सरकार ने माफी मांग ली हो, लेकिन इसका कोई खास असर नहीं होने वाला है। श्रीलंका की संसद में भी इस पर काफी बहस हुई। एक सांसद ने यहां तक कहा कि इस घटना ने श्रीलंका और श्रीलंका के नागरिकों का सर शर्म से झुका दिया है। थाईलैंड सरकार के मुताबिक उन्होंने 2020 के बाद से ही हाथियों को डिप्लोमेटिक गिफ्ट के तौर पर देना बंद कर दिया है। मुथु राजा वाली घटना के बाद थाईलैंड गिफ्ट में दिए बाकी हाथियों की भी जांच पड़ताल में जुट गया है।
अब एनिमल डिप्लोमेसी का इतिहास आपको बताते हैं। सदियों पहले से जानवरों का इस्तेमाल शक्ति के प्रतीक के तौर पर होता रहा है। प्राचीन रोमन राजा शेर, बाघ और दूसरे खतरनाक जानवरों को ग्लैडिएटर्स से लड़वाते थे। ये उनके मनोरंजन का साधन था। रोमन सम्राट सड़कों पर खतरनाक जानवरों की परेड भी निकालते थे। इसके जरिए वे अपनी प्रभुसत्ता साबित करने का इरादा रखते थे। फिर आई 15वीं सदी, नई खोजों का दौर शुरू हुआ। यूरोप के देशों ने पूरी दुनिया में नई जमीनें तलाशी। इसके साथ ही और भी देश एक दूसरे से जुड़े। उनके बीच कनेक्शन का एक साधन जानवर भी थे। मसलन 1414 ईस्वी में बंगाल के शासक ने चीन के राजा को जिराफ भेजा था। इसका मकसद चीन के साथ व्यापारिक रिश्ते मजबूत करना था। 1515 ईस्वी में ईस्ट अफ्रीका से एक गैंडा पुर्तगाल भेजा गया था। 120 दिनों की यात्रा के बाद जब वो पुर्तगाल की धरती पर उतरा, वहां सनसनी फैल गई थी। हजारों लोग गैंडे को देखने इकट्ठा हुए थे। वहां के लोगों ने ऐसा जानवर पहले कभी नहीं देखा था। एक समय तक ईसाई शासक नए चुने पोप को अनिवार्य रूप से गिफ्ट दिया करते थे। उस दौर में शासकों पर पोप का पूरा प्रभाव रहता था। सत्ता में बने रहने के लिए पोप का आशीर्वाद बेहद जरूरी था। जब 1513 में लियो दशम पोप बने, तब पुर्तगाल के राजा मैनुअल प्रथम ने सफेद हाथी भेजा था। ये जल्द ही पूरे देश के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया। जब उस हाथी की मौत हुई, तब उसे वेटिकन सिटी के अंदर दफनाया गया था। 1594 में किंगडम ऑफ कोरिया ने जापान को एक बाघ का उपहार दिया था। इसके जरिए जापान के साथ बातचीत का दरवाजा खोलने की कोशिश की गई थी। 18वीं सदी में भारत से जंगली जानवरों को ब्रिटेन भेजने का प्रमाण मिलता है। इसके जरिए ब्रिटिश साम्राज्य का वरदहस्त हासिल करने की कोशिश होती थी। प्राचीन इजिप्ट में जिराफ गिफ्ट करने की भी परंपरा थी। आधुनिक काल में जानवरों का इस्तेमाल देशों के बीच रिश्ते बेहतर करने के लिए होने लगा। हमने एक उदाहरण थाईलैंड का दिया, जब 1861 में थाई राजा ने अमेरिका को हाथी देने की पेशकश की थी। अगला उदाहरण चीन का लेते हैं। 1949 में आधुनिक चीन की स्थापना हुई। चीन ने अपने यहाँ पाए जाने वाले पांडा को डिप्लोमेटिक गिफ्ट के तौर पर देना शुरू किया। पांडा क्यूट होते हैं, उन्हें शांति और दोस्ती का प्रतीक माना जाता है। चीन में पांडा को विशेष दर्जा मिला है। ये जानवर चीन की पहचान का अभिन्न हिस्सा बन चुका है, इसलिए ये कूटनीतिक संबंधों की सफलता का कारक भी बना। 1950 के दशक में चीन ने एक जोड़ा पांडा सोवियत संघ को दिया था। उस समय चीन सोवियत संघ के करीब था। 1960 के दशक में दोस्ती में दरार पड़ गई। फिर चीन अमेरिका के करीब आ गया। 1972 में एक चर्चित घटना घटी जब चीन ने अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन को 2 पांडा गिफ्ट में दिए थे। यहीं से अमेरिका और चीन के बीच कूटनीतिक संबंधों की शुरुआत हुई थी। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री एडवर्ड हीथ ने बाकायदा अपील कर पांडा का एक जोड़ा मांगा था, उन्हें मिला भी था। फिर 1980 के दशक में चीन में पांडा की संख्या में कमी आने लगी। 1982 में सरकार ने गिफ्ट के तौर पर पांडा देना बंद कर दिया। इसकी बजाय इसे कर्ज के तौर पर दिया जाने लगा, जिससे 10 बरस बाद लौटाना अनिवार्य कर दिया गया। इस अवधि में हर साल चीन को लाखों की रकम मिलती है। इस पैसे का इस्तेमाल पांडा की सुरक्षा के लिए किया जाता है। कई मौकों पर पांडा दोस्ती में दरार के सबूत भी बने। मसलन 2010 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा ने तिब्बत के निर्वासित धर्मगुरु दलाई लामा से मुलाकात की। नाराज चीन ने अमेरिका को दिया एक पांडा वापस मांग लिया था। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट के अनुसार जब चीन ने किसी देश को पांडा गिफ्ट या लोन के रूप में दिया, तब उन देशों के साथ कोई बड़ी ट्रेड डील हुई। इसके बरक्स जब चीन ने पहले दिया पांडा वापस मांगा, तब रिश्तों में बिगाड़ देखने को मिला। इसी तरह और भी देश डिप्लोमेटिक रिश्ते मजबूत करने के लिए जानवर गिफ्ट करते रहे हैं। 1949 में भारत के उस समय के पीएम पंडित नेहरू ने जापान को एक हाथी भेजा था। इसका नाम उन्होंने अपनी बेटी इंदिरा के नाम पर इंदिरा रखा था। भारत के पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा को जिम्बाब्वे ने हाथी गिफ्ट में दिया था। इसी तरह जब नरेंद्र मोदी मंगोलिया के दौरे पर गए, उन्हें स्थानीय मूल का एक घोड़ा मिला था। जुलाई 2018 में मोदी रवांडा जाने वाले पहले भारतीय पीएम बने। उस दौरे पर उन्होंने एक गांव को 200 गायें तोहफे में दी थी। गाय को रवांडा में समान रूप से सम्मानित किया जाता है और इसे सबसे अच्छा उपहार माना जाता है। रवांडा में किसी को शुभकामना देनी हो तो कहते हैं, ईश्वर करे आपको 1000 गायें मिल जाएं। इतिहास में ऐसे उदाहरणों की भरमार है जब देशों ने दोस्ती दिखाने के लिए अपने यहाँ का कोई प्रिय जानवर गिफ्ट किया हो। यह आत्मीयता, गुडविल और घनिष्ठता का प्रतीक माना जाता है। इसके जरिए कई देशों ने आपसी मसले सुलझाए हैं, कड़वाहट कम हुई है। इसके बावजूद एनिमल डिप्लोमेसी पर रोक लगाने की मांग क्यों होती है?
इसकी दो बड़ी वजहें हैं। नंबर 1, नेचुरल हैबिटेट। जब जानवरों को एक से दूसरे देश भेजा जाता है, उन्हें नए माहौल में अडेप्ट होने में काफ़ी मुश्किल आती है। अगर क्लाइमेट अलग हुआ तो उन्हें जू में रखना पड़ता है, वहाँ जगह की कमी होती है। इस वजह से जानवर अपना प्राकृतिक स्वभाव भूल जाते हैं, उनके सामने सर्वाइवल की समस्या पैदा होती है। नंबर 2, ट्रैकिंग। गिफ्ट देते और लेते समय पूरा फोकस आपसी हितों पर होता है। डील पर साइन होते ही जानवरों को किनारे कर दिया जाता है, उन्हें किसी भी ऐसी वैसी जगह पर भेज दिया जाता है। उनकी ट्रैकिंग भी मुश्किल होती है, जैसा कि मुथु राजा के केस में हुआ। इस तरह की स्थिति से बचने के लिए एनिमल डिप्लोमेसी को रोकने की मांग चलती रहती है। आप इस मसले पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ये था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियों की बारी। पहली सुर्खी फिलिस्तीन से। फिलिस्तीन के जेनिन कैंप में ऑपरेशन के बाद इजरायली सेना वापस लौट गई है। इस ऑपरेशन में 12 फिलिस्तीनियों के मारे जाने की खबर है। एक इजरायली सैनिक की भी मौत हुई है। 100 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। कईयों की हालत गंभीर बताई जा रही है। ये पिछले कई बरसों में इजरायल का सबसे बड़ा एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन था। इस दौरान ड्रोन्स के जरिए हवाई हमला किया जा रहा था, जबकि सैनिकों ने जमीन पर मोर्चा संभाल रखा था। फिलिस्तीन ने आरोप लगाया कि इजरायल आम लोगों को निशाना बना रहा है। कहाँ हुआ ये ऑपरेशन? जेनिन के एक रिफ्यूजी कैंप में। ये वेस्ट बैंक में है। इजरायल का आरोप है कि ये कैंप आतंकियों का अड्डा बन चुका है। यहाँ हमास और फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद यानी कि PIJ जैसे संगठन फल फूल रहे हैं। वे वेस्ट बैंक में अपने ऑपरेशन यहीं से कंट्रोल करते हैं। इन्हें ईरान का समर्थन भी हासिल है। जेनिन के साथ इस तरह की मुठभेड़ों का पुराना इतिहास रहा है। 2002 में दूसरे इंतिफादा के दौरान इजरायली सेना ने ऐसा ही ऑपरेशन किया था। फिलिस्तीनी नेता यासिर अराफात ने इसकी तुलना दूसरे विश्व युद्ध के बाद स्टालिनग्राद से की थी और जेनिन को जेनिनग्राद का नाम दिया था। स्टालिनग्राद वो इलाका था जहां सोवियत संघ और जर्मनी की सेना के बीच दूसरे विश्व युद्ध की सबसे भयंकर लड़ाई हुई थी। जेनिन से जुड़ा एक और किस्सा बहुत प्रचलित है। वो ये कि इजराइल की स्थापना से भी पहले साल 1930 के दशक में अरबों ने ब्रिटेन के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। वे इस बात से नाराज थे कि उनकी ज़मीन पर यहूदी बसाए जा रहे हैं। इसी क्रम में जेनिन में एक ब्रिटिश अफसर की हत्या कर दी गई। गुस्साए ब्रिटेन ने लगभग 1/4 जेनिन शहर को उड़ा दिया था। जेनिन क्यों इस समय लड़ाई का केंद्र बिंदु बना हुआ है, उसका इतिहास क्या है और इजरायली सेना किन लोगों को वहां टारगेट कर रही है, ये सब जानना चाहते हैं तो कल का दुनियादारी एपिसोड आप देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जेनिन में ऑपरेशन की समाप्ति के बाद भी अशांति थमी नहीं है। 5 जुलाई की सुबह इजरायली सेना ने गाजा में हवाई हमले किए। इससे एक दिन पहले तेल अवीव में हुए 2 हादसों में 7 इजरायली नागरिक घायल हो गए थे। फिलहाल हम मामले की ताज़ा अपडेट्स जान लेते हैं। इजरायली सेना ने कहा है कि हमारा मिशन पूरा हो गया है, हमने अपने गोल्स भी पूरे कर लिए हैं। सेना जेनिन कैंप से लौट चुकी है। यूनाइटेड नेशंस ने इजरायली सेना के ऑपरेशन पर चिंता जाहिर की। फिजिशियन फॉर ह्यूमन राइट्स इजराइल नाम की मानवाधिकार संस्था ने कहा कि इजरायली हमले में जेनिन के 3 अस्पताल नष्ट हुए हैं। जेनिन में हमले के बाद इजराइल की तरफ गाजा पट्टी से रॉकेट दागे गए। इसके बदले में इजरायली सेना ने भी गाजा पर रॉकेट दागे। इसमें हमास के अड्डों को टारगेट किया गया। दूसरी सुर्खी अफगानिस्तान से है। अफगानिस्तान में तालिबान ने महिलाओं के ब्यूटी पार्लर्स बंद करने के आदेश दिए हैं। तालिबान की सत्ता संभालने के बाद से ही अफगान महिलाओं की आज़ादी कम की जा रही है। महिलाओं को पार्क, जिम जैसे सार्वजनिक स्थानों पर जाने पर पहले ही पाबंदी है। सत्ता में आने के बाद तालिबान ने एक और नया काम किया। वो क्या? एक नया मंत्रालय बनाया, नाम रखा द मिनिस्ट्री ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ वर्च्यू एंड द प्रिवेंशन ऑफ वाइस। हिंदी में से बुराई पर रोकथाम लगाने और भलाई का प्रचार करने वाला मंत्रालय कह सकते हैं। इसी मंत्रालय ने ब्यूटी पार्लर्स पर पाबंदी का फैसला लिया है। मंत्रालय के प्रवक्ता मोहम्मद सादिक आकिफ ने कहा कि सभी ब्यूटी पार्लर्स को 27 जुलाई तक बंद करने का वक्त दिया गया है। तालिबान ने यह भी कहा कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो उनके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। ब्यूटी पार्लर्स बंद होने से कई घरों की रोजी रोटी छिनने के आसार हैं। ऐसा ही एक पार्लर चलाने वाली महिला ने CNN से पहचान छिपाने की शर्त पर बात की है। उसने बताया कि उसे अभी तक आदेश की लिखित सूचना नहीं मिली है, लेकिन पार्लर बंद करने की खबरों ने उसे चौंका दिया है। वो कहती हैं, मुझे नहीं पता कि मैं अपनी भावनाओं को कैसे व्यक्त करूं। मेरे पति बेरोजगार हैं और ये ब्यूटी पार्लर ही मेरे परिवार का भरण पोषण करने का एकमात्र साधन है। मेरे 4 बच्चे हैं, उनके खाने पीने, कपड़े और स्कूल के खर्च की ज़रूरत है। ये सब इसी से पूरा होता है। मुझे समझ नहीं आता कि ब्यूटी पार्लर पर प्रतिबंध क्यों लगाया जाना चाहिए। कोई भी महिला बाहर मेकअप करके अपना चेहरा तो नहीं दिखा रही है। वे पहले से ही सार्वजनिक रूप से हिजाब पहन कर रह रही हैं। ये कदम न केवल कई परिवारों की आय छीन लेगा, बल्कि महिलाओं को उनके अधिकारों और स्वतंत्रता से भी वंचित कर देगा।
तालिबान के सत्ता में आने के बाद से ही महिलाओं की आज़ादी पर ताले लगने शुरू हो गए हैं। यूएन की ताज़ा रिपोर्ट ये बताती है कि अफगानिस्तान में महिलाएं ज़्यादातर सार्वजनिक क्षेत्रों में प्रतिबंधित हैं। लड़कियों को शिक्षा से वंचित रखा जा रहा है। यूएन की इस रिपोर्ट को तैयार करते हुए जिन लोगों से बात की गई उनमें से लगभग 8% लोग ऐसी लड़की या महिला को जानते थे जिन्होंने आत्महत्या का प्रयास किया है। आज की तीसरी सुर्खी एससीओ समिट से जुड़ी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने 4 जुलाई को एससीओ की काउंसिल ऑफ द हेड स्टेट मीटिंग की मेजबानी की। ये मीटिंग वर्चुअली आयोजित हुई थी। इसमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग समेत एससीओ देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने हिस्सा लिया। पीएम मोदी ने शहबाज शरीफ के सामने आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को जमकर सुनाया। बिना पाकिस्तान का नाम लिए कहा कि कुछ देश क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को अपनी नीतियों के उपकरण के रूप में इस्तेमाल करते हैं, आतंकवादियों को पनाह देते हैं। मीटिंग के अंत में सभी नेताओं ने प्रण लिया कि वो अपने देश में चरमपंथी और अलगाववादी गुटों को नहीं पनपने देंगे, साथ ही आतंकी गतिविधियों पर नकेल कसेंगे। भारत ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी कि BRI में शामिल होने से मना कर दिया है। एससीओ की वर्चुअल मीटिंग के बाद एक घोषणा पत्र जारी किया गया। इसमें एक जगह पर BRI का समर्थन करने वाले देशों का नाम दिया गया है। इन देशों में भारत का नाम नहीं है, यानी भारत चीन की योजना में शामिल नहीं हुआ है। इस योजना के तहत चीन का मकसद दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य एशिया, खाड़ी क्षेत्र, अफ्रीका और यूरोप को जमीन और समुद्री मार्गों के नेटवर्क से जोड़ना है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने आर्थिक सुधार में तेजी लाने के लिए बाकी सदस्य देशों से क्षेत्रीय शांति, लोगों की सुरक्षा और व्यवहारिक सहयोग को प्राथमिकता देने के लिए कहा। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि एससीओ अंतर्राष्ट्रीय मामलों में जरूरी भूमिका निभा रहा है, शांति और स्थिरता बनाए रखने में वास्तविक योगदान दे रहा है। आज का दुनियादारी दोस्तों यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, इसी उम्मीद के साथ मैं विदा लेती हूँ। शुक्रिया, शुभ रात्रि।